Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about principles of Indian foreign policy. इससे पहले यदि आपने मेरी पिछली वीडियो फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या डिफिनेशन है, क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी के, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है जिसमें मैंने डिटेल में इन सारे टॉपिक के बारे में बात किया हुआ है, यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके पॉलिटिकल साइंस नामक प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। उसके बाद ये वीडियो देखें, तब जाके आपको अच्छे से समझ आएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया एंड इट्स नेबर्स रिलेशन। Let's get started. Firstly, we talk about principles of Indian foreign policy. India's foreign policy is founded on several key principles, often rooted in its historical experience, ethical values, and the vision of its founding leader, particularly Jawaharlal Nehru. जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो मेनली जो है कुछ की प्रिंसिपल्स हैं उस पर बेस्ड है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, जो कि इसके जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हैं, जो इंडिया की इथिकल वैल्यूज़ हैं, इसके साथ साथ जो इंडिया के लीडर्स रहे हैं एंशियंट टाइम में, मीन्स इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, उनकी जो है विज़न पे जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है। पर्टिकुलरली इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने कुछ की जो है फॉरेन पॉलिसी अपनाए इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे मैनेज करने के लिए, जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनी। सम इम्पॉर्टेंट आर एस फॉलो, कुछ हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसको देखेंगे। तो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पंचशील, जो कि है 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। This is a cornerstone of India's foreign policy and was embodied in the preamble of Indo-China Treaty on Tibet signed in 1954 by Jawaharlal Nehru and Zhou Enlai, the Chinese premier. जो पंचशील फॉरेन पॉलिसी है वो मेनली जो है इंडिया के हिस्ट्री में, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि इंडो चाइना ट्रीटी जो कि तिब्बत में हुआ था उसमें पंचशील जो फॉरेन पॉलिसी है उसी पे साइन किया गया था 1954 में। भारत के जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर थे चाउ एन लाई, उनके द्वारा जो है ये है ट्रिटी पंचशील, उसे साइन किया गया था 1954। These 5 principles for coexistence are: first is mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty। जो बोथ कंट्री हैं जिन्होंने पंचशील समझौते पे, पंचशील ट्रिटी पे साइन किया है, वो दोनों कंट्री जो हैं एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवर्निटी की रेस्पेक्ट करेंगे। ये जो है पहला प्रिंसिपल है पंचशील ट्रिटी का। अगला है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, जो दोनों कंट्री है वो एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, दोनों कंट्री दोनों कंट्री की ये ड्यूटी है कि दोनों जो है एक दूसरे की जो इंटरनल अफेयर है उसमें जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे, दखलंदाजी नहीं करेंगे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों जो है ट्रेड से जो है ट्रीटी करके म्यूचुअल बेनिफिट जो है एक दूसरे का उठाने की भरपूर प्रयास करेंगे, और दोनों अपना डेवलपमेंट करेंगे, जो भी दो कंट्री जो है पंचशील ट्रीटी पे साइन किए हैं, मतलब कि इंडिया और चाइना। अगला है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांति बनाए रखना। ये भी क्या है, एक प्रिंसिपल है जो कि लास्ट प्रिंसिपल है। अगला है नॉन अलाइनमेंट, मीन्स गुट इन देयर पिच। दिस वॉज द मोस्ट फेमस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, गुट निरपेक्ष की नीति है, वो जो है कोल्ड वॉर के टाइम पे, जो कि कोल्ड वॉर 1945 से 1991 तक चली थी, उस टाइम पे ये मोस्ट फेमस प्रिंसिपल है उस टाइम की। It meant India would not formally join any of the major military bloc led by the USA or the Soviet Union। इसका मतलब ये हुआ, नॉन अलाइनमेंट जो टर्म है उसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया जब 1947 में आज़ाद हुआ, तो उसके पास दो ऑप्शन थे। या तो वो यूएसए के ब्लॉक में जो कि कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट को मानती थी उसमें मिल सकता था, मिलिट्री ब्लॉक में, यूएसए के मिलिट्री ब्लॉक में मिल सकता था, या फिर सोवियत यूनियन मीन्स यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में वो ऐड हो सकता था, ज्वाइन कर सकता था उस मिलिट्री ब्लॉक को जो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को फॉलो करती थी।
ये जो कंडीशन थी इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के सामने आई। लेकिन उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो है अपनी इंडिपेंडेंट के लिए, अपनी जो है फॉरेन अफेयर में इंडिपेंडेंट रहने के लिए, फ्रीली बोलने के लिए, फ्रीली अपनी कोई भी फॉरेन पॉलिसी को अपनाने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए उनका ये होना ज़रूरी है कि वो किसी भी ब्लॉक में शामिल ना हो, जिस कारण उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई। It aims, means non-alignment movement aims to maintain independence in foreign affairs, judge each international issue on its own merit, and speak with its own voice. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ये एम था, ये पर्पस था कि अपनी जो उनकी फॉरेन अफेयर्स है, मीन्स जो इंडिया की फॉरेन अफेयर्स है, उसको इंडिपेंडेंट बनाए रखना, और जो भी इंटरनेशनल इशू है उसको अपने मेरिट के अकॉर्डिंग जो है जज कर सकें। क्योंकि यदि वो किसी भी ब्लॉक में रहेंगे तो उनके फेवर में बोलना पड़ेगा, लेकिन यदि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपने मेरिट के अकॉर्डिंग किसी को भी जज कर सकते हैं और किसी भी तरीके के फॉरेन अफेयर्स को अपना सकते हैं, किसी भी तरीके की फॉरेन पॉलिसी को अपना सकते हैं, एंड स्पीक विथ इट ऑन वॉइस। वो जो है खुद के फेवर में, खुद के लिए कुछ भी मतलब कि बोल सकते हैं। उन्हें ये नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक ब्लॉक में उन्होंने किसी स्पेसिफिक ब्लॉक को उन्होंने ज्वाइन किया है तो उनके ही जो वो बोले वही उनको करना है। सो इंडिया को ये भी डर था कि कहीं वो अभी जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ है तो उसकी जो फॉरेन अफेयर से रिलेटेड इंडिपेंडेंस है वो छिन न जाए, लाइक कॉलोनियलिज्म के टाइम पे, जिस कारण इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाया। It was not about being neutral or isolated, but about having the freedom to choose what was the best for India and for world peace. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल जो है न्यूट्रल रहना है, बिल्कुल जो है वर्ल्ड से न्यूट्रल रहना है, अपनी जो कंट्री है उसको बिल्कुल क्लोज कर लेना है वर्ल्ड के लिए। जबकि इसका मतलब ये है कि फ्रीडम मीन्स चूज़ करने का फ्रीडम होना, कि इंडिया के लिए क्या बेस्ट है वो चूज़ करने का फ्रीडम होना है, जिस कारण नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाया गया। इसके साथ साथ जो इंडिया है उसका पर्पज़ ये भी था कि वर्ल्ड में पीस हो, शांति हो, और फिर जो ये है कोल्ड वार जो है वो थर्ड वर्ल्ड वार में चेंज ना हो जाए, जिस कारण इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया, जो कि इंडिया की बहुत ही मोस्ट फेमस फॉरेन पॉलिसी थी। और जो इंडिया है वो जो है आर्बिट्रेशन का भी काम करता था, मीन्स जो समझौते होते थे कंट्रीज़ के बीच, जो भी ऐसा होता था जब कि युद्ध हो ही जाएगा तो उस टाइम पे जो इंडिया जो है वो उनके बीच जो है समझौते कराता था, ताकि वर्ल्ड पीस जो है इस्टेब्लिश हो सके, वर्ल्ड पीस मेंटेन रहे। सो इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तहत बिल्कुल न्यूट्रल और आइसोलेटेड नहीं हो गया था। अगला है एंटी colonialism, एंटी रेसिज्म, एंटी imperialism. India has always strongly opposed all form of colonialism, that is one country ruling another. colonialism का मतलब हुआ कि एक जो कंट्री है जो कि पावरफुल है वो दूसरे कंट्री पे जो है रूल कर रही है, शासन कर रही है, ये होती है colonialism। तो इंडिया जो है colonialism को जो है अपोज करती है, उसके अगेंस्ट है। अगला है रेसिज्म, मीन्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस। रेस के अकॉर्डिंग, रेस को बेस मानकर किसी स्पेसिफिक पर्सन को, किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, ये भी जो है इंडिया इसको अपोज करती है, इंडिया इसके अगेंस्ट है। एंड इंपीरियलिज्म, दैट इज एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर थ्रू फोर्स और डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के तहत, फोर्स के तहत जो है कोई कंट्री जो है अपनी पावर को एक्सटेंड कर रही है, इंडिया जो है इसका भी जो है बड़ी मात्रा में अपोज करती है, इसके अगेंस्ट है। एग्जाम्पल, इंडिया प्लेड अ लीडिंग रोल इन डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट एंड इन फाइटिंग अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। इंडिया जो है साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंट कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है। इसके साथ साथ ऐसे भी कई सारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री हैं जहाँ पे इंडिया ने उसके इंडिपेंडेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगला है सपोर्ट फॉर द यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल लॉ। इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ द यूएन इन 1945 इटसेल्फ। इंडिया जो है 1945 में ही यूएन का यानी कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था। सिंस देन इट हैज़ बिन सपोर्टिंग द एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम ऑफ यूएनओ। तब से लेकर अब तक जो इंडिया है वो यूएनओ के प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता आ रहा है। इट हैज़ एक्सप्रेस्ड फुल फेथ इन द ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ यूएनओ। इंडिया जो है यूएनओ के प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव पे जो है फुल फेथ रखता है,
फुल सपोर्ट करता है। इन 1953 विजय लक्ष्मी पंडित was elected as the president of the UN General Assembly। 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित जो है पहली बार जो है यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी। India actively participate in the UN peacekeeping mission in Korea, Congo, El Salvador, Cambodia and so on। इंडिया जो है एक्टिवली जो है यूएन की पीस कीपिंग मिशन में कई सारे कंट्रीज में लाइक कोरिया, कांगो, एल साल्वाडोर, कंबोडिया और भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे यूएन की पीस कीपिंग मिशन में इंडिया ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। अगला है वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज द वर्ल्ड इज वन फैमिली। This ancient Indian philosophy reflects India's belief in universal brotherhood and shared humanity। वसुधैव कुटुंबकम एक प्राचीन जो है इंडियन फिलॉसफी है जो कि रिफ्लेक्ट करती है इंडिया के इस बिलीफ को कि जो यूनिवर्स है, जो वर्ल्ड है, वो बंधुत्व होना चाहिए, उसमें ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए, शेयर्ड ह्यूमनिटी होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। इट अंडरपाइंस इंडियाज अप्रोच टू ग्लोबल कोऑपरेशन एंड इट्स विलिंगनेस टू प्रोवाइड ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस। जो वसुधैव कुटुंबकम का जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये दिखाता है कि जो इंडिया है वो ग्लोबल कोऑपरेशन को इस्टेब्लिश करना चाहता है और उसकी इच्छा है, इंडिया की इच्छा है कि जो वर्ल्ड है उसमें हर एक कंट्री को जो है ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस वो प्रोवाइड करा सके और वर्ल्ड को एक फैमिली के रूप में इस्टेब्लिश कर सके, जो कि इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी है। अगला है प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। India believes that a stable and peaceful world is essential for its own development and for global progress। इंडिया इस बात पे विश्वास रखता है कि जो ग्लोबल पीस हो, जो स्टेबिलिटी हो, वो हर एक कंट्री के लिए, हर एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड की डेवलपमेंट के लिए, पूरे वर्ल्ड की प्रोग्रेस के लिए जो है पीस और स्टेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट जो है, इसेंशियल जो है कंडीशन है। जिस कारण इंडिया जो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को काफ़ी बड़े मात्रा में प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, जिस कारण इंडिया यूएन जो यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग मिशन है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। आर्टिकल 51 सॉरी यहाँ आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज डीपीएसपी, आर्टिकल 51 यहाँ रहेगा, दैट इज डीपीएसपी डायरेक्ट्स इंडियन स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन एंड फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 जो कि एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें ये डायरेक्शन दिया गया है इंडियन स्टेट को कि वो जो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रमोट करें और यहाँ तक कि जो रिलेशन है इंडिया की अदर नेशन के साथ उसको मेंटेन रखें, ऑनरेबल रिलेशन बनाएं और जो भी इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी हैं उसके प्रति रेस्पेक्ट रखें। ये जो ड्यूटी है वो इंडियन स्टेट को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है आर्टिकल 51 में, जो कि एक डीपीएसपी का पार्ट है। आर्टिकल 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगला है डिसआर्मामेंट। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया अपोज्ड टू आर्म्स रेस एंड एडवोकेट्स डिसआर्मामेंट। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है आर्म्स रेस को काफ़ी बड़ी मात्रा में अपोज करती है और डिसआर्मामेंट को जो है प्रमोट करती है, एडवोकेट करती है, मीन्स निशस्त्रीकरण को जो है प्रमोट करती है, एडवोकेट करती है। दिस इज एम्ड एट प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी बाय रिड्यूसिंग एंड और एंडिंग टेंशन बिटवीन पावर ब्लॉक्स and to accelerate economic development of the country by preventing the unproductive expenditure on the manufacture of arms। जो डिसआर्मामेंट पॉलिसी है इंडिया की, उसका पर्पज़ ये है कि वर्ल्ड में जो है पीस को और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, प्रमोट करना। जो आर्म्स रेस होते हैं पावर ब्लॉक्स के बीच, मीन्स जो पावरफुल कंट्री हैं उनके बीच जो आर्म्स रेस होते हैं उसको प्रिवेंट करके और जो कंट्रीज़ हैं, जो पावर ब्लॉक्स हैं, उनके बीच इस टेंशन को ख़त्म करने के एम से जो है डिसआर्मामेंट फॉरेन पॉलिसी को इंडिया अपनाता है। और यहाँ तक कि इसका पर्पज़ ये भी है कि जो कंट्रीज़ हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और उनको प्रिवेंट किया जाए, जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है आर्म्स को बनाने में, जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होते हैं कंट्री के, उसको प्रिवेंट करके, आर्म्स रेस को प्रिवेंट करके उस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रमोट किया जाए, इनकरेज किया जाए। बाय नॉट साइनिंग द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी दैट इज NPT, न्यूक्लियर नॉन
Non-Proliferation Treaty, that is NPT, of 1968, and the Comprehensive Test Ban Treaty, that is CTBT, of 1996, India has kept its nuclear option open in देखो इंडिया जो है वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी एनपीटी जो कि 1968 में ये ट्रिटी हुई थी उस पर साइन नहीं की थी। यहाँ तक कि कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रिटी सीटीबीटी जो कि 1996 में ये ट्रिटी हुई थी उस पर भी साइन नहीं की थी, क्योंकि इंडिया जो है अपनी जो न्यूक्लियर ऑप्शन है, जो न्यूक्लियर पावर इंडिया को रखने का ऑप्शन है उसको ओपन रखना चाहती थी, क्योंकि ये जो ट्रिटी है बिकॉज इंडिया अपोजेस एनपीटी एंड सीटीबीटी ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी नेचर। इंडिया जो है एनपीटी मीन्स नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी एंड कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रिटी को इसलिए अपोज की क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर था। ये सिर्फ जो है इंडिया के कुछ वर्ल्ड के कुछ ही कंट्रीज़ को जो है न्यूक्लियर बॉम्ब रखने के लिए न्यूक्लियर पावर होने का को अलाउ करते थे, बाकी अदर कंट्री को ये बैन करते थे कि वो जो है न्यूक्लियर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, न्यूक्लियर जो भी आर्म्स होते हैं उसको रख नहीं सकते, जिस कारण इंडिया ने इस ट्रीटी पे साइन नहीं किया था। Now let's talk about India and its neighbor countries. India share border with 7 countries through land. That countries are Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar and Afghanistan. अफगानिस्तान जो है थ्रू POK मीन्स पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू जो है अफगानिस्तान से हमारी जो लैंड है वो जो बॉर्डर है वो टच होती है, जिस कारण अफगानिस्तान भी क्या है वो नेबर कंट्री है इंडिया का। सो इंडिया जो है लैंड के थ्रू जो है 7 कंट्रीज इसके नेबर कंट्री हैं, एंड थ्रू वाटर श्रीलंका एंड मालदीव इसके नेबर कंट्री हैं इंडिया के। India's foreign policy towards these countries is often summed up by the neighborhood first policy. जो neighborhood first policy है वो जो है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी इन कंट्रीज़ के साथ जो भी नेबर कंट्री हैं उनके साथ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट मीन्स इंडिया वांट टू नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पर्पज़ है प्रायोरिटाइज इट्स नेबर्स मीन्स गिव देम स्पेशल अटेंशन एंड फोकस। जो इंडिया के नेबर कंट्री है उनको प्रायोरिटी देना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पर्पज़ है, एम है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप मीन्स वर्क ऑन ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन विथ नेबर कंट्री। अगला है प्रमोट शेयर्ड prosperity, that is help neighbors grow economically as this benefit India too. मीन्स जो नेबर कंट्री हैं वहाँ की प्रॉस्पैरिटी को प्रमोट करना ताकि जो नेबर कंट्री हैं उन वो इकोनॉमिकली ग्रो हो सके, इसके साथ साथ जो इकोनॉमिकली नेबर कंट्री ग्रो होंगी वो इंडिया को भी बेनिफिट पहुँचाएंगी। इस पर्पज़ के साथ जो है इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को जो है 2014 में लॉन्च की थी। अगला है इनहेंस कनेक्टिविटी मीन्स मेक इट ईजियर फॉर पीपल गुड्स एंड आइडियाज टू मूव बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर। इंडिया ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को जो नेबर कंट्री है उनके बीच कनेक्टिविटी को जो है इन्हेंस करने के पर्पज़ के साथ भी लॉन्च किया था, ताकि इंडिया और उसके नेबर कंट्री के बीच जो पीपल हैं, गुड्स हैं और जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी ईजी तरीके से ईजी वे से जो है मूव कर सकें। मेक अ रिलायबल पार्टनर, ऑफर हेल्प and support, especially during crisis, without always expecting something equal in return. मीन्स जो इंडिया है वो नेबरहुड फॉरेन पॉलिसी को इसलिए प्रेफरेंस दे, इसलिए लॉन्च की कि जो इंडिया है वो अपने नेबर कंट्री का एक विश्वासी जो है रिलायबल जो है पार्टनर बन सके और उनके क्राइसिस के टाइम पे हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके, बिना इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि उसको रिटर्न में कुछ मिलेगा। Neighborhood First policy launched in 2014. This policy emphasized strengthening ties with immediate neighbor. जो इंडिया के इमीडिएट नेबर हैं उनके साथ जो है उनकी जो संबंध है उसको और भी गहरा करने के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को 2014 में लॉन्च किया गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशन विद पाकिस्तान। इंडिया की कैसी रिलेशन है पाकिस्तान के साथ ये देखते हैं। Relation with Pakistan have been tense due to issues like Kashmir, terrorism and wars, जो कि 1947, 1965, 1971 एंड कारगिल में जो 1999 में हुआ था, इसके साथ साथ कई सारे टेररिज्म अटैक हो चुके पाकिस्तान की तरफ से। तो इन सब के कारण जो इंडिया की रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ वो काफ़ी जो है टेंस वाली है, काफ़ी टेंशन में होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है पाकिस्तान। मेन इशू ऑफ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, these are both countries claim are of Kashmir, leading to ongoing tension and conflict.
दोनों कंट्रीज़ जो हैं इंडिया और पाकिस्तान, वो कश्मीर पे अपना क्लेम करते हैं कि कश्मीर जो है उनका पार्ट है, उनकी टेरिटरी में आता है, जो कि दोनों कंट्रीज़ के बीच टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करता है। अगला है, इंडिया फ्रीक्वेंटली फेसेस टेररिस्ट अटैक दैट इट एट्रीब्यूट्स टू ग्रुप ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। दिस इज़ अ मेजर हर्डल इन रिलेशन। पाकिस्तान की तरफ से जो है काफ़ी बार जो है टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, जिसको इंडिया जो है काफ़ी बार फेस कर चुकी है, जिस कारण जो ये टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को काफ़ी बड़ी मात्रा में ख़राब करते हैं, उसके बीच मेजर हर्डल बनते हैं। इंडिया वॉन्ट्स नॉर्मल एंड पीसफुल रिलेशन विद पाकिस्तान। इंडिया चाहती है कि पाकिस्तान के साथ पीसफुल और नॉर्मल रिलेशन हो। फॉर दैट इंडिया डू ट्रीटी एंड मैनेज इट्स सिक्योरिटी। इसके लिए जो है इंडिया जो है कई सारे ट्रीटीज़ को करती है और अपनी सिक्योरिटी को भी मैनेज करती है, ताकि टेररिस्ट अटैक से इंडिया के जो पीपल हैं, इंडिया की जो एरिया है, टेरिटरी है, उसको सिक्योर रखा जा सके। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन विथ बांग्लादेश। रिलेशनशिप विद बांग्लादेश इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कोऑपरेटिव, जनरली फ्रेंडली। जो बांग्लादेश के साथ इंडिया की रिलेशन है वो फ्रेंडली रिलेशन है। यहाँ तक कि बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में 1971 में इंडिया की जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, और यहाँ तक कि इंडिया की जो मिलिट्री थी, काफ़ी बड़ी मात्रा में रोल प्ले की थी बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में 1971 में। But after friendly relation, there are occasional challenges between them over water sharing like Tista River, border fencing, and illegal migration, but these are usually managed through dialogue. फ्रेंडली रिलेशन होने के बाद भी जो ओकेजनल चैलेंजेस होते हैं वाटर शेयरिंग को लेकर, तिस्ता जो रिवर है उसके वाटर शेयरिंग को लेकर, बॉर्डर फेंसिंग को लेकर, फिर जो इलीगल माइग्रेशन होते रहे हैं हमेशा से, यहाँ तक कि अभी भी जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में बांग्लादेश से जो है इलीगल माइग्रेशन होता है लोगों का इंडिया में, जिस कारण ये जो है एक चैलेंज है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में। लेकिन जो ये चैलेंज है उसको बोथ कंट्री जो है आपस में मैनेज कर लेते हैं ट्रीटी के तहत या फिर आपस में मीटिंग्स करके। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन विथ नेपाल। रिलेशनशिप विथ नेपाल इज ट्रेडिशनली वेरी क्लोज बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, रिलीजन एंड एन ओपन बॉर्डर। भारत का नेपाल के साथ जो रिलेशनशिप है वो ट्रेडिशनली प्राचीन समय से जो है काफ़ी लंबे समय से जो है वेरी क्लोज रहा है, और जो इंडिया का कल्चर है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में नेपाल से मिलता जुलता है। यहाँ का नेपाल का और इंडिया का रिलीजन जो है लगभग सेम है, और यहाँ तक कि जो नेपाल का बॉर्डर है वो इंडिया के लोगों के लिए जो है ओपन है, जो कि एक क्लोज रिलेशनशिप को डिनोट करता है। But there are some challenges, some minor border disputes, some minor border issues like Kala Pani, Limpiadhura, Lepu Lake have caused friction that means जो काला पानी लिम्पियाधुरा लिपू लेक है वो फ्रिक्शन को इंडिया और जो नेपाल है उसके बीच फ्रिक्शन को क्रिएट करता है, कॉज करता है। नेपाल्स ग्रोइंग एंगेजमेंट with China sometimes create concern in India about its strategic interest। जो नेपाल का जो रिलेशनशिप बढ़ता जा रहा है चाइना से, वो जो है इंडिया को एक उसके स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को एक चैलेंज की तरह दिख रहा है, चैलेंज लग रहा है। इंडिया के रिलेशनशिप और नेपाल के रिलेशनशिप को जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, जो कि एक चैलेंज है इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप के बीच। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन विथ श्रीलंका। श्रीलंका इज मैरीटाइम नेबर। रिलेशनशिप विथ श्रीलंका इज जनरली गुड विद पीरियड्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जो श्रीलंका के साथ रिलेशनशिप है, श्रीलंका बेसिकली जो है एक मैरीटाइम मीन्स वाटर से जुड़ा हुआ एक नेबर कंट्री है, इंडिया का एक नेबर कंट्री है, जिसके साथ रिलेशनशिप है कुछ लंबे टाइम से जो है अप्स और डाउन्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। But there are some challenges, that is fishermen issues. Incident of Indian fishermen crossing into Sri Lankan water and vice versa means कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंडिया के फिशरमैन हैं वो श्रीलंका के जो वाटर पार्ट है वहाँ पे चले जाते हैं, उसको क्रॉस कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं वो इंडिया के वाटर एरिया में चले जाते हैं। दैट इज़ ऑफन लीड टू अरेस्ट एंड टेंशन, जो कि उन जो फिशरमैन हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और ये जो है एक चैलेंज है दोनों कंट्री के बीच जो एक टेंशन क्रिएट करता है।
growing investment and influence that is in Hambantota port in Sri Lanka raise strategic concern for India. जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है, चाइना का इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में, बेसिकली जो हब्बन टोटा पोर्ट है, वहाँ पे जो हब्बन टोटा बंदरगाह है श्रीलंका में, वहाँ पे चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण जो इंडिया है, ये इंडिया के लिए एक टेंशन का बात है, इंडिया के लिए एक चैलेंज है. The historical issue of Tamil minority in Sri Lanka, with whom India has cultural ties, remains a sensitive point. जो हिस्टोरिकल इशू है तमिल श्रीलंका में तमिल माइनॉरिटी को लेकर, वो क्या है, एक सेंसिटिव पॉइंट है इंडिया के लिए, जो कि एक चैलेंज के रूप में है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप विथ भूटान. रिलेशनशिप विथ भूटान एक्सेप्शनली क्लोज, वार्म एंड यूनिक. जो इंडिया का रिलेशनशिप है भूटान के साथ, वो काफ़ी क्लोज, वार्म और यूनिक है, काफ़ी अलग है. इंडिया हेल्प्स भूटान इन डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन. इंडिया जो है भूटान को, जो कि एक कंट्री है, उसके डिफेंस में हेल्प करती है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में भी, वहाँ के एजुकेशन में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में हेल्प करती है. बट चैलेंजेस विद भूटान इज़ वेरी फ्यू. भूटान के साथ जो इंडिया के चैलेंजेस हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट हैं, वो काफ़ी बहुत ही कम मात्रा में है, क्योंकि इंडिया और भूटान जो है काफ़ी उनके बीच क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है. लाइक नेपाल की तरह का ही रिलेशनशिप इंडिया और भूटान के बीच पाया जाता है, उससे भी बढ़कर है, क्योंकि जो इंडिया है वो भूटान के डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में काफ़ी बड़ी मात्रा में हेल्प करता है. Challenges with Bhutan is very few, mainly about balancing Bhutan's modernization with its unique culture and environment. जो भूटान का यूनिक कल्चर है, इन्वायरमेंट है, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन को बैलेंस करने में जो चैलेंजेस हैं वो क्रिएट होते हैं. ये चैलेंजेस, ये कॉन्फ्लिक्ट भूटान में मॉडर्नाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में आते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशन विथ मालदीव्स. Relation with Maldives historically close but has seen some recent fluctuation, such as India outcampaign, that is some political group in Maldives have campaigned against Indian military presence, leading to friction. जो मालदीव है उसका उसके साथ इंडिया का रिलेशनशिप जो है काफ़ी क्लोज रहा है, लेकिन रिसेंट टाइम पे कुछ फ्लक्चुएशन आ गए हैं, कुछ चैलेंजेस आ गए हैं इंडिया और मालदीव के रिलेशनशिप के बीच. जो इंडिया आउट कैंपेन है, जहाँ पे कुछ पॉलिटिकल ग्रुप है मालदीव में, वो इंडियन मिलिट्री जो कि वहाँ पे इंडियन मिलिट्री वहाँ प्रेजेंस है, उसको इंडियन मिलिट्री को कुछ पॉलिटिकल ग्रुप के द्वारा जो है हटाया जा रहा है, उनको बाहर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि इंडिया और मालदीव के रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर रहा है, फ्रिक्शन को क्रिएट कर रहा है. अगला चैलेंज है चाइनीज इन्फ्लुएंस. चाइनाज ग्रोइंग प्रेजेंस एंड इन्वेस्टमेंट आर अ स्ट्रेटेजिक कंसर्न फॉर इंडिया. जो चाइना का प्रेजेंस जो है मालदीव में बढ़ रहा है, और यहाँ तक कि चाइना जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में मालदीव में इन्वेस्ट कर रही है, जो कि इंडिया के लिए एक चैलेंज है. India prioritizes maintaining its strong strategic and security ties with Maldives due to its crucial location in Indian Ocean. जो इंडिया है वो मालदीव के साथ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहती है, मेंटेन करना चाहती है, और क्योंकि उसकी जो क्रूशियल लोकेशन है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडियन ओशियन में, जो मालदीव का लोकेशन है, जिस कारण इंडिया जो है मालदीव के साथ अपनी रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छा करना चाह रही है. अगला है रिलेशन विथ अफगानिस्तान. Relationship with Afghanistan historically friendly but complicated by the Taliban's takeover. अफगानिस्तान के साथ भारत का जो रिलेशनशिप है वो हिस्टोरिकली देखा जाए तो वो फ्रेंडली रहा है, लेकिन तालिबान जो टेररिस्ट ग्रुप है उनकी टेक ओवर के बाद जो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है. Some challenges are Taliban rule. India does not formally recognize the Taliban government, which complicated official engagement. जो तालिबान रूल है अफ़गानिस्तान में, उसे इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है तालिबान गवर्नमेंट को, जो कि ऑफिशियल इंगेजमेंट करने से मीन्स इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप को काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेट करते जा रही है, कॉम्प्लेक्स करते जा रही है, क्योंकि इंडिया जो है तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है. Pakistan influence. Pakistan's historical ties with Taliban are a concern for India. जो पाकिस्तान का हिस्टोरिकल संबंध है तालिबान ग्रुप के साथ, वो जो है इंडिया के लिए एक चैलेंज है, जिस कारण अफगानिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशनशिप जो है इस टाइम जो है रिसेंट टाइम पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया है. अगला है रिलेशन विथ म्यांमार.
Relationship with Myanmar evolving with a focus of connectivity and security. इंडिया का म्यांमार के साथ रिलेशनशिप जो है इवॉल्व हो रहा है, डेवलप हो रहा है इस फोकस के साथ कि इंडिया और म्यांमार के बीच कनेक्टिविटी बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे। बट यहाँ कुछ चैलेंजेस हैं, वो है इंटरनल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सिविल कन्फ्लिक्ट इन म्यांमार कैन अफेक्ट बॉर्डर रीजन एंड समटाइम्स लीड टू रेफ्यूजी इन्फ्लक्सेस इनटू इंडिया। जो म्यांमार में इंटरनल इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, सिविल कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं म्यांमार में, वो इंडिया के बॉर्डर रीजन को अफेक्ट करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिफ्यूजी जो हैं वो म्यांमार की साइड से, म्यांमार की जो सिटीजन है वो इंडिया में चले आते हैं, जो कि एक चैलेंज है। अगला है चाइनीज इन्फ्लुएंस। चाइना हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस इन म्यांमार। चाइना का म्यांमार में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जो कि एक चैलेंज है इंडिया के लिए। India seek a stable and democratic Myanmar for its own security and economic connectivity to Southeast Asia. इंडिया चाहती है कि म्यांमार में एक स्टेबल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, जो कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ तक कि जो साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी है, जो कि म्यांमार के थ्रू करने में काफ़ी आसानी होती है साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट होने में, जिस कारण भी इंडिया चाहती है कि जो म्यांमार है उसके साथ स्टेबल रिलेशनशिप हो, फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो, ताकि वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपनी इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को बनाए रख सके। अगला है रिलेशन विथ चाइना। रिलेशनशिप विथ चाइना इज फ्रेंडशिप एंड कंपटीशन बोथ। इंडिया का चाइना के साथ रिलेशनशिप दोनों तरह का है। कभी ये फ्रेंडली रिलेशनशिप हो जाता है, कभी कंपटीशन हो जाता है, कभी कॉम्प्लेक्स रिलेशन हो जाता है। चाइना इज़ वन ऑफ इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। चाइना जो है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना और इंडिया के बीच काफ़ी बड़ी मात्रा में ट्रेड होता है। बट इंडिया बैंड मेनी चाइनीज़ ऐप ड्यू टू सिक्योरिटी इशू। लेकिन इंडिया में कई सारे चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया है सिक्योरिटी इशू के कारण। मीन सिक्योरिटी के कारण जो है इंडिया में कई सारे चाइनीज़ ऐप को बंद किया गया है। बॉर्डर इशू हैं चाइना और इंडिया के बीच। 1962 में जो इंडो चाइना वार हुआ था, गलवान क्लैश 2020 में गलवान क्लैश हुआ था, जो कि बॉर्डर इशू हैं, कुछ बॉर्डर इशू हैं इंडिया और चाइना के बीच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनके एस्टेब्लिशमेंट में जो इंडिया जो है फाउंडर मेंबर कंट्री के रूप में जाना जाता है, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज सार्क। It was established in 1985 with the goal of promoting regional cooperation and integration among South Asian countries with the focus on economic, social and cultural development. सार्क को, साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन को 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था इस पर्पज़ के साथ, इस गोल के साथ कि जो साउथ ईस्ट एशिया हैं वहाँ पे जितने भी कंट्री हैं उनके बीच कोऑपरेशन को, इंटीग्रेशन को बनाए रखा जाए, ताकि जो सारे कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया में उनका इकोनॉमी, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हो सके। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका आर मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क। ये सारे कंट्रीज हैं, कुल 8 कंट्री हैं जो कि मेंबर कंट्री हैं सार्क के। और यदि आप सार्क के बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हैं, जिस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है सार्क पे। अगला है बिम्स्टेक, मीन्स बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स for multi-sectoral, technical and economic cooperation. It was established in 1997 with aims to foster regional cooperation and development among countries bordering the Bay of Bengal, primarily focusing on economic growth, trade, connectivity and sustainable development. बिम्स्टेक को 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था इस एम के साथ कि जो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के जो कंट्रीज़ हैं, बे ऑफ बंगाल के चारों तरफ जो कंट्रीज़ हैं, जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, बे ऑफ बंगाल की जो बॉर्डर है उसके चारों तरफ जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच रीजनल कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को मेंटेन रखा जाए, प्रमोट किया जाए, और मीन्स उनकी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड, कनेक्टिविटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करा जाए, मीन्स उसको इनकरेज किया जाए। ये जो है बिम्स्टेक का मेन पर्पस था कि जो बे ऑफ बंगाल का, मीन्स बंगाल की खाड़ी का जो भी बॉर्डर कंट्री हैं उनके बीच रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए, फोस्टर किया जाए, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड, कनेक्टिविटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनकरेज किया जाए। ये जो है बिम्स्टेक का मेन पर्पस है, एम है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड आर मेंबर ऑफ बिम्स्टेक।
अगला है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, दैट इज IORA. It was established in 7 March 1997, and it is an intergovernmental organization that promotes regional cooperation and integration among countries bordering the Indian Ocean. जो भी इंडियन ओशियन के बॉर्डर से लगते हुए जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच रीजनल कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को 1997 में इस्टेब्लिश किया गया. It aims to foster sustainable growth, balanced development, and enhance economy and political significance of the region. जो क्षेत्र है इंडियन ओशियन के बॉर्डर से लगते हुए जो भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, पॉलिटिकल ग्रोथ को जो है फोस्टर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया गया. Now let's talk about challenges in India's relation with its neighbors. Means इंडिया का जो इसके नेबर कंट्रीज हैं उनके बीच रिलेशनशिप में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ये देखते हैं. तो पहला है बॉर्डर डिस्प्यूट्स, टेररिज्म, वाटर शेयरिंग एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन नेबर कंट्री. ये जो है कुछ बिग चैलेंजेस हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया और उसके नेबर कंट्री के रिलेशनशिप में ये जो है काफ़ी हडल क्रिएट करते हैं. सो ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स. If you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching. Keep supporting me and subscribe जरूर करें यदि आपको समझ आया हो तो. और यदि आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, जिसे एक्सप्लेन करूं, तो आप उस टॉपिक को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी.